हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों ये वीडियो प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य अपलोड कर दिया जाता है हमारे चैनल पर। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों ये वीडियो जो है, आप किसी भी तरीके के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जिसमें जीएस जनरल स्टडी का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला रहेगा यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 जो आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें विषय रहेगा जीवन कौशल पाठ्यक्रम क्या है, इसको समझेंगे। कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, कौन सा मंत्रालय संचालित करता है, कितने लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या उद्देश्य है, ये समझेंगे। तीसरा रहेगा भरतनाट्यम के बारे में हम जानेंगे, जो कि आर्ट एंड कल्चर से संबंध रखता है। चौथा रहेगा यहाँ पर सौर चरखा मिशन जो संचालित किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा टॉपिक रहेगा यहाँ पर नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, आयोजित किया गया है, इससे क्या परिणाम सामने आए हैं, क्या इसका लक्ष्य रहा है, ये सभी चर्चा विषय के पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो वीडियो है, इस वीडियो का जो चैप्टर कह सकते हैं कि टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, वो है यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020। तो देखिए ये जो रैंकिंग है ये अभी कह सकते हैं कि जारी की गई है। इसे जारी करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर रैंकिंग प्राप्त किया है, उन्होंने किस किस तरीके से रैंकिंग प्राप्त करी है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्या क्या सफलताएं प्राप्त हुई, क्या अभी बाकी रह गई है, ये सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर ये लिस्ट जारी की गई है। तो उसी में क्या हुआ कि जो 2020 का जो संस्करण आया है उसमें यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को विश्व के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल किया गया है। तो क्या है, देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो इंडेक्स है ये प्रतिवर्ष आप देखेंगे तो ये जारी किया जाता है फरवरी से मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास। ये पूरी रैंकिंग करते हैं, ये समझते हैं उसके बारे में, जो यूनिवर्सिटीज़ है टॉप यूनिवर्सिटीज़ उनके बारे में स्टडी करते हैं, फिर इसके आधार पर आंकड़े देते हैं प्रतिवर्ष। तो यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 की को यहाँ पर क्वैकरैली साइमंड्स, ये क्यूएस जिसे बोला जाता है यहाँ पर क्वैकरैली साइमंड्स द्वारा लंदन में जारी किया गया है ये। तो क्वैकरैली जो साइमंड्स है वो वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है। क्यूएस रैंकिंग के लिए 4 प्रमुख कारकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो शैक्षणिक प्रतिष्ठा है उस संस्था की कैसी है, नियोक्ता प्रतिष्ठा कैसी है, प्रति पेपर उद्धरण कैसे हैं, और एच इंडेक्स शामिल किया गया है। मतलब ये 4 पैरामीटर्स के आधार पर ये पूरी जो रैंकिंग है इसको बनाया जाता है। तो ये एच जो इंडेक्स है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि नंबर ऑफ, यहाँ पर देखेंगे आप तो सिटेशंस होता है कितने वहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, फिर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस होते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा जो फैक्टर्स होता है यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिकेशंस होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ द हाईली सीटेड पेपर्स की, मतलब कितने पेपर वहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। संचालित मतलब पेपर्स, मतलब आप समझ के मान के चलिए कि कितने वहाँ पे सर्च पेपर या फिर पेपर पब्लिश किए जाते हैं, इनकी बात की जाती है। तो एच इंडेक्स एक लेखन स्तर का मापन है जो कि एक वैज्ञानिक या विद्वान के जो प्रकाशंस होते हैं कि उत्पादकता एवं उद्धरण प्रभाव दोनों पर ये मापता है। मतलब रिसर्च पेपर कितने पब्लिश किया जा रहा है, ये इसका एक पैरामीटर है। तो लेखक स्तर का मापन व्यक्तिगत लेखक, शोधकर्ता और शिक्षाविदों द्वारा विभिन्न ग्रंथों जो पब्लिश की जाती है उसमें सूची प्रभाव को मापना इसमें दर्शाता है। मतलब वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में कितने ऐसे पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, यहाँ पर वहाँ पे स्कॉलर्स हो जो रिसर्च कर रहे हैं, चाहे फेलोज हों, उनके द्वारा जो यहाँ पर रिसर्च पेपर पब्लिश कराए जाते हैं उसको यहाँ पर एक पैरामीटर मापा जाता है। फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT हमेशा की तरह इस बार भी देखेंगे आप कि उसने MIT ने लगातार 9वें वर्ष भी क्यूएस जो रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो MIT का जो रैंक है वो पिछले 9 वर्षों से आप देखेंगे नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना हुआ है पूरे विश्व भर में। फिर इंजीनियरिंग में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष 100 में 5 भारतीय संस्थाएं शामिल है, जिसमें से आईआईटी बॉम्बे 44वें नंबर पर है, आईआईटी दिल्ली 47वें नंबर पर है, आईआईटी खड़गपुर 86 नंबर पर है, आईआईटी मद्रास की बात करते हैं तो वो 88वें नंबर पर है, और आईआईटी कानपुर यहाँ पर 96 नंबर में शामिल है। फिर कला एवं मानकी के क्षेत्र में देखेंगे आप तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात करते हैं जिसे हम JNU के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर 163वें स्थान पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय जिसे हम DU के नाम से जानते हैं वो यहाँ पर 231वें स्थान पर स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के
26 विभागों को स्थान दिया गया है। ये सभी 26 विभाग केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, जिसमें से IITs, IIMs, IISc और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होते हैं। तो कुल कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा स्टेटस इस बार प्राप्त हुआ है। नहीं तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये टॉप 100 में भी नहीं आ पाती थी। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है एजुकेशन के सिस्टम में इंडिया के, कि कुछ संस्थाएं हैं जो हमारी उच्च स्तर पर कार्य कर रही है विश्व के लेवल पर आकर के। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जीवन कौशल का पाठ्यक्रम। तो देखिए, जीवन कौशल पाठ्यक्रम कहें या फिर करिकुलम कहें या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन, जिसे हम UGC के नाम से जानते हैं, ने विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम विकसित किया है। तो इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो देखिए, अगर बिंदुओं की बात करें, महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, तो यह पाठ्यक्रम संचार कौशल, व्यावसायिक कौशल, नेतृत्व क्षमता एवं प्रबंधन कौशल और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित है। ये UGC ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध जो कॉलेज है, संस्थाएं में एक पाठ्यक्रम पर विचार करने का अनुरोध किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जीवन कौशल पाठ्यक्रम के उद्देश्य को अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी जो आशंकाओं एवं असुरक्षा को दूर करने हेतु स्वयं की मदद करके किसी को पूरी तरह से जागरूक करने तथा उसके पूर्ण विकास के लिए क्षमताओं को बढ़ाना है। अध्ययन कार्य के स्थान पर भावनात्मक सामर्थ्य एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ज्ञान तथा जागरूकता बढ़ाना है। व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से किसी की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करना है। पारस्परिक कौशल विकसित करना और स्वयं एक दूसरे एवं दूसरों के से सशक्तिकरण के लिए अच्छे नेतृत्व व्यवहार को अपनाना है। उचित लक्ष्य निर्धारित करना तथा प्रभावी ढंग से तनाव एवं समय प्रबंधन करना। फिर नैतिकता के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर विभिन्न योजनाओं का प्रबंधन करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भरतनाट्यम। तो देखिए, भरतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से होता है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इसमें पोज होता है, इस प्रकार से इसके जो अटायर होते हैं, जो कपड़े होते हैं, इस विशेष प्रकार से होते हैं ये। तो देखिए, इसके अगर मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो भरतनाट्यम का उद्भव भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से हुआ है। इसलिए यहाँ पर भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से हुआ है, तो इसलिए इसे भरतनाट्यम कहा गया है। मतलब उनके नाम से स्टार्ट करके और जो उनकी रचना है नाट्य शास्त्र, उससे लेकर के इसको बनाया गया है। यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी नृत्य है, नृत्य के 8 रूपों में से एक है। तो भारत में कुल मिलाकर के 8 नृत्य रूप है, तो उसमें से ये एक नृत्य है। और यह दक्षिण भारतीय जो धार्मिक विषय एवं आध्यात्मिक विचारों, विशेष रूप से शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिवाद को व्यक्त करता है। ये 2वीं शताब्दी में भरतनाट्य का वर्णन प्राचीन तमिल महाकाव्य, जिसे यहाँ पर शिल्पादिकारम के नाम से जाना जाता है, हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो शिल्पादिकारम क्या था? तो देखिए, शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की जो रचना चेर वंश के जो शासक थे सेनेगुट्टवन के भाई यहाँ पर इंगालो आदिकल ने लगभग ईसा की जो 2री-3री शताब्दी है उसमें की थी इन्होंने इसकी रचना। इसमें मदुरै नगर का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें मुख्य चरित्रों में कोवलन एवं कन्नगी दंपति तथा माधवी नामक नर्तकी का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य 3 भागों पुहार कांडम, मदुरै कांडम और वजी कांडम में विभाजित किया गया है। इन तीनों भागों में क्रमशः चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए भरतनाट्यम को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी, अरुंडेल और कृष्ण अय्यर के प्रयासों के से जो भी यहाँ पर पर्याप्त सम्मान दिया गया उन्हें सम्मान मिला है। इन जो नृत्यांगना है इनके नाम आपको याद रखना है, रुक्मणी देवी, अरुंडेल और कृष्ण अय्यर। फिर यहाँ पर नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम के तकनीक अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है। ये इस नृत्य में संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक मृदंग वादक, एक मीणा वादक और एक करताल वादक
होते हैं। ये भी विशेष रूप से याद रखने वाली बात है दोस्तों। फिर भरतनाट्यम एक स्त्री नृत्य है। ये विशेष रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या इसे पुरुष परफॉर्म कर सकते हैं, तो नहीं, ये विशेष रूप से जो नृत्य है ये महिलाओं के लिए, ये स्त्री नृत्य है। इसमें कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर नड्डनवार कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जो व्यक्ति इसका पाठ करता है इस कविता का, उसको यहाँ पर नड्डनवार कहा जाता है। फिर भरतनाट्यम नृत्य जो है वो पद्मानुक्रम होता है। तो देखिए भरतनाट्यम में जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को यहाँ पर समभंग कहा जाता है, दूसरे भाग को अभंग कहा जाता है और तीसरे भाग को यहाँ पर त्रिभंग कहा जाता है। फिर इसमें नृत्य क्रम इस प्रकार से होता है कि अलारिपु कली, जिसे यहाँ पर कली का खिलना कहा जाता है, जाति स्वरम, जिसे स्वर का जुड़ना कहा जाता है, शब्दम मतलब शब्द की और बोल कहा जाता है, और वर्णम मतलब शुद्ध नृत्य और अभिनव का जुड़ाव कहा जाता है। पदम मतलब यहाँ पर वंदना एवं सरल नृत्य होता है, और तिल्लाना मतलब अंतिम अंश विचित्र भंगिमा के साथ जाना जाता है। यहाँ पर भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं उनको भी आप अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद रख सकते हैं तो फिर भी इन्हें एक बार सुन लीजिए। तो इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में बात करें तो पदम यहाँ पर सुब्रमण्यम है, आराम वेलवल्ली है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, अनीता रत्नम है, मृणालिनी साराभाई है, मल्लिका साराभाई है, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई है, सोनल मानसिंह है, वैजंती माला है, स्वपन सुंदरी है, रोहिंटन कामा है, लीला सैमसन है और वाला सरस्वती आदि इसमें शामिल है, जो कि यहाँ पर भरत नृत्य को परफॉर्म करती हैं और जो कि चर्चित भरतनाट्य कलाकार हैं ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो कि है सौर चरखा मिशन से संबंध रखता है। तो देखिए भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय, ये मंत्रालय का नाम याद रखिए, द्वारा 27 जून 2018 को सोलर चरखा मिशन की शुरुआत की गई थी। तो चूंकि सोलर चरखा मंत्रालय का जो है कुछ इस प्रकार से कार्य करता है वो हमें समझना होगा, क्योंकि ये जो है रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए बात करता है। तो यह एक उद्यम संचालित योजना है। इसमें सोलर चरखा समूहों की स्थापना की जो परिकल्पना है वो की गई है। इसमें 200 से लेकर के 2042 लाभार्थी, जिसमें स्पिनर, बुनकर, सिलाई और अन्य कुशल कारीगर शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक स्पिनर को 10 स्पेंडल के 2 चरखे दिए जाएंगे। तो ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर इस योजना के तहत कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। हालांकि चरखा और करघों को की जो खरीद के लिए यहाँ पर 9.60 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बिहार में वर्ष 2016 में नवादा जिले के खानवा गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे स्थापित किया गया था। सौर चरखे से लगभग 1180 कारीगरों को लाभान्वित किया गया था। इसकी जो सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे 50 क्लस्टर स्थापित करने की स्वीकृति दी है। तो देखिए क्लस्टर क्या होता है दोस्तों, क्लस्टर मतलब ये होता है कि कई छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर के एक बड़ा हिस्सा बनाया जाता है, तो उसे यहाँ पर क्लस्टर कहा जाता है। तो लगभग 50 क्लस्टर यहाँ पे बनाए जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे लोग कार्य करेंगे। फिर ब्याज की जो अभिव्यंजना है, मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, पर आधारित योजना के इस हिस्से के रूप में अब तक कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें यहाँ पर लगभग 13,784 कारीगरों को लाभ होने की संभावना दर्ज की गई है। यहाँ पर ब्याज की जो अभिव्यंजना है, मतलब जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, एक व्यवसाय की खरीद के लिए एक रणनीति या वित्तीय खरीदार द्वारा की गई एक अनौपचारिक पेशकश है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एवं मूल्यांकन रेंज का सुझाव देता है, जो एक खरीदार कंपनी हेतु भुगतान करने के लिए तैयार रहता है। जिन राज्यों और सौर चरखा क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सब्सिडी की तो हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर लाभार्थियों की बात कर सकते हैं या चरखा समूहों की बात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक समूह है जहाँ पर लाभार्थी लगभग 1200 के आसपास हैं। गुजरात में आप देखेंगे तो एक क्लस्टर समूह है, यहाँ पर जो लाभार्थी है वो 1000 है। कर्नाटक में 2 चरखा समूह है, यहाँ पर 4042 है। महाराष्ट्र में यहाँ पर 2 चरखा समूह 27 मतलब 2742 है।
उड़ीसा में एक चरखा समूह 1400 लाभार्थी, राजस्थान में एक समूह 20 यहाँ पर 2000 लाभार्थी, उत्तर प्रदेश में 2 समूह यहाँ पर 1400 लाभार्थी। तो कुल मिलाकर के देश में 10 ऐसे समूह हैं जो कि संचालित हैं। आपसे मैंने ऊपर भी बताया था कि 10 समूह हैं जहाँ पर ये संचालित किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाभार्थियों की संख्या तो 13,784 लगभग यहाँ पर लाभान्वित है। तो ये चरखे सौर ऊर्जा का उपयोग करके संचालित किए जाएंगे, जो कि एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस की बात की जाती है यहाँ पर। यह हरित अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करेगा। दोस्तों यहाँ पर हरित अर्थव्यवस्था की जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो वो अर्थव्यवस्था है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से संचालित है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रम है। यह कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार भी पैदा करता है या करने की संभावना बनती रहती है इसकी। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारा अंतिम टॉपिक पे, जो कि है नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो देखिए, तो नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2020 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो देखिए, यह सम्मेलन का उद्देश्य नैनो तकनीक की मदद से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान जिसे मटेरियल साइंस कहते हैं, के साथ साथ जीव विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास को बढ़ावा देना तथा सतत विकास एवं नई तकनीक जिसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के रूप में जो जाना जाता है, में नैनो तकनीक को एकीकृत करना इसका उद्देश्य है। मुख्य लक्ष्य, मुख्य बिंदु क्या है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे डीएसटी कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में नैनो मिशन के अंतर्गत यहाँ पर आइकॉनसैट भारत में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की श्रृंखला है। इससे पहले भी एक आयोजित किया जा चुका है। तो नैनो मिशन है क्या, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है समझने के लिए। तो देखिए, भारत सरकार ने मिशन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की थी। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, के नाम के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, नैनो अनुप्रयोगों एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना, ये इसका उद्देश्य है। नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत नैनो प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। ये कह सकते हैं कि जो 5 देश हैं जिनके द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं उसमें भारत शामिल है। इस सम्मेलन में 5M की बात कही गई है। उन 5M में मैकेनिकल, मटेरियल, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग और मैन पावर और नैनो विज्ञान के प्रौद्योगिकी के लिए यहाँ पर इन 5 जो एम की बात की गई इसके एकीकरण पर जोर दिया गया है कि इन सभी 5 जो एम हैं इनको कैसे एक साथ ला करके जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके मनुष्य के अच्छे तकनीक विकसित किया जा सके मनुष्य की लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए। इस अवसर पर नैनो तकनीक या नैनो विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक नेटवर्क बनाने, ऊर्जा, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य एवं इस तरह के अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें ज्ञान का आदान प्रदान किस प्रकार किया जाए, इस आवश्यकता पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से ये सारी की सारी जो कार्यक्रम है इसको संचालित करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी सफलता प्राप्त हो सके उससे इंक्लूसिव ग्रोथ होने की संभावना बने। दोस्तों, इसके माध्यम से मैंने ये जो था नैनो तकनीक उसके बारे में क्या क्या जो भी प्रोविजंस थे, क्या क्या इसके फैक्ट थे, वो भी मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। तो पहला सवाल है यहाँ पर कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 में भारत के कुल कितने यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 की लिस्ट में शामिल हैं। दूसरा, जीवन कौशल पाठ्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। भारतनाट्यम जो है वह किस कह सकते हैं किस राज्य में संचालित होता है, ये बताना है आप लोगों को। और चौथा सवाल यहाँ पर है कि सौर चरखा मिशन जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। और अंतिम सवाल ये है कि नैनो विज्ञान तकनीक जो है इसमें 5 जो एम की बात की गई है उन 5 एम कौन कौन से हैं, ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी इसके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा आप लोगों के।
और इसी प्रकार के अन्य जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो पीडीएफ है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दी है फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगी वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे इसको लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।